Joining us on the broadcast tonight is Priyank Karango, who is the chairperson of the NCPCR. Mr. Karango, thank you very much for joining us on Republic TV. Let me straight away begin by asking you. You were saying that this is something that perhaps other states should emulate. But the question that many are asking from the Assam government is that why did it take so much time for them to start this crackdown, number one. Number two, that they did not frame the rules, which the states are supposed to do so. Having said that, are you falling prey to what many would say, having a very one-sided opinion without looking into the merits of this entire matter? मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब से शुरू करूंगा। जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो एक सेंट्रल एक्ट है। इस एक्ट के को बनाते वक्त उसमें ये लिखा गया कि जिस दिन से ये एक्ट भारत सरकार नोटिफाई करेगी ये देश भर में लागू होगा। अगर कोई राज्य सरकार चाहती है कि वो इसके रूल बनाए तो बना सकती है। शैल शब्द का यूज़ नहीं है, मे शब्द का यूज़ है। तो ये कानून की व्याख्या करने वाले लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर राज्य सरकार सेंट्रल एक्ट से पूरी तरीके से सहमति रखती है तो वो उसको एज इट इज़ लागू कर रही है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है। और जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो निरे मूर्ख हैं। राजनीतिक दल होने के नाते इस तरीके की बात करना तो एकदम बेवकूफ़ी है। दूसरी बात आपने कही कि असम सरकार अभी क्यों ये शुरू कर रही है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि 1929 में सबसे पहले चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ कानून बनाया गया। महात्मा गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया उसके लिए और उसके बाद ही कानून बना। आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चाइल्ड मैरिजेस को ख़त्म करने के लिए, इस बुराई को समाज से मिटाने के लिए काम कर रही है। और असम सरकार अगर इस दिशा में एक सार्थक पहल कर रही है तो सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। अभी आपके टीवी पर कुछ एमपीज इस तरीके की बात कर रहे थे जो इस इनिशिएटिव का विरोध था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बदरुद्दीन अजमल जी से या असदुद्दीन ओवैसी जी से यही पूछना चाहूँगा कि देश महात्मा गांधी के बताए मार्ग पे चलेगा या इनके बताए मार्ग पे चलेगा जो देश को दकियानूसी और रूढ़िवादिता की तरफ धकेल देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए प्रियंक जी, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ फाइट होनी चाहिए, इस लड़ाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन ऑपोजिशन ये कहती है कि क्या सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, वो ये भी कहते हैं कि इस समय क्यों, जब लोकसभा के बड़े चुनाव आने वाले हैं, इस समय नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में इलेक्शंस हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि 2026 तक मैं असम से कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज को खत्म कर दूंगा। तो लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी सरकार को इतना समय क्यों लगा। उस सवाल का आपने अभी जवाब नहीं दिया। और दूसरा, मुझे ये बताइए कि क्या इसमें पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है या कंसर्न फॉर वुमेन है, स्पेशली ऐसी महिलाएं जो शायद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके पास बहुत साधन नहीं होते, बहुत गरीब होती हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, सोच समझ के काम नहीं किया गया। देखिए, पॉक्सो एक ऐसा कानून है जो विक्टिम के रिहैबिलिटेशन की पूरी प्रोसेस तय करता है। तो ये बात कहना तो बिल्कुल झूठ है कि रिहैबिलिटेशन के लिए कदम नहीं उठाए गए। उसके बाद मैंने आज ही ये बात मेरी जानकारी में आई है कि असम सरकार उन विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए प्लान पर भी काम कर रही है जो एडल्टहुड में है। तो ये बात तो बेमानी और बेकार सी है। रही बात इस बात की कि आप जो कह रही हैं कि सरकार इतना लेट क्यों हुई। अरे भाई, अगर कोई सरकार जागकर काम कर रही है तो देश की अन्य राज्य सरकारों को उसका अनुसरण करना चाहिए। यह थोड़ी बोलना चाहिए कि आप इतनी देर से जागे तो हम जागेंगे ही नहीं। कोई जागा है तो कम से कम उसके साथ मिलकर जागिए। उजाला हो चुका है, उस तरफ आगे बढ़िए, बच्चों को संरक्षण प्रदान करिए। पर प्रियंक जी, सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं आपने जल्दबाजी कर दी इस पूरे स्टेटमेंट को देखकर, क्योंकि अगर आप देखें अरेस्ट करने के बाद कई सारे अरेस्ट हुए और बहुत जल्द बेल भी मिल चुका है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जितने भी केसेस बनाए गए वो पहले तो स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं है जिसके कारण बेल दिया जा रहा है,
और वापस आपके पास ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ दिन तक वेट करना चाहिए था? जल्दबाजी में आपने स्टेटमेंट तो दे दी और सवाल वापस ऑपोजिशन पार्टीज यही उठाने वाली है कि आखिरकार आप असम गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन कैसे बन गए? इस देश में जो भी बच्चों के हित की बात करेगा मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूं। आज आप बात करेंगे बच्चों के हित की, मैं आपका स्पोक्स पर्सन बन जाऊंगा। देखिए, बच्चों के हित की बात राजनीतिक हित अनहित के ऊपर होती है, ये देश के भविष्य की बात होती है। मैं आपको फिर अपना जवाब दोहराता हूं कि 1929 में महात्मा गांधी के प्रयासों से पहली बार चाइल्ड मैरिज एक्ट बना, जिसने बच्चों की शादी को प्रतिबंधित करने की तरफ कदम बढ़ाया। हम 100 साल लेट हो गए। आज देश अपनी आज़ादी के अमृत काल में है। हाल ही में NFHS की जो रिपोर्ट आई है वो बताती है कि आसाम अर्ली एज प्रेगनेंसी के मामले में ऊपर है। अगर कोई राज्य अपने राज्य के बच्चों को एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण देना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? हमको आसाम से कुछ ऐसे नोटराइज्ड एग्रीमेंट मिले, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमको ऐसे एग्रीमेंट मिले जिन एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 12 साल की लड़की की शादी माँ बाप ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, 12 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है, कि हम अपने बच्चों की शादी शरिया के अकॉर्डिंग एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड करने पर कर देंगे। ये तो ट्रैफिकिंग है भाई बच्चों की। तो अगर आप इस तरीके के एग्रीमेंट्स होने वाले राज्य में भी काम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मुझे इस बात की भारी तकलीफ होती है कि उन राज्य सरकारों से तो आज कोई नहीं बोल रहा कि आसाम ने ये कार्रवाई कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक राज्य सरकार अगर काम कर रही है, बच्चों के हित में काम कर रही है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, तो उससे क्या तकलीफ है किसी को? देखिए प्रियंक जी, मैं आपसे एक आखिर सवाल पूछती हूँ कि इसमें रिलीजन को लाना कितना जस्टिफाइड है? अब ऑपोजिशन का एक और तर्क है। ऑपोजिशन ये कहता है कि देखिए, चाइल्ड मैरिजेस के इंसिडेंट्स राजस्थान में ज़्यादा है, बंगाल में ज़्यादा है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन असम में क्योंकि एक रिलीजन का एक जो कहते हैं ना डिस्पोजेशन अलग तरह से है, जिसमें ये अब समझ आने लगा है कि शायद माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि ये डेटा मैं आपको बता रही हूँ NFHS 5 का, जो ये कहता है कि प्रोपोर्शन ऑफ अंडर एज मैरिजेस अमंग हिंदूज इन असम इज 23.5, जो नेशनल एवरेज के बराबर है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, नेशनल एवरेज के बराबर है। मुसलमानों की अगर बात करते हैं तो 45.8% है और क्रिश्चियंस के लिए 23.8% है, जो बाकी पूरे देश से ज़्यादा है। तो क्या असली टारगेट यहाँ पर इन्हीं कम्युनिटीज़ पर है? क्या आप इस बात को लेकर किसी तरह का जवाब देना चाहेंगे? और खासतौर पर राजस्थान, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को भी क्या इसका अनुसरण करना चाहिए? देश में हर राज्य को इसका अनुसरण करना चाहिए। राजस्थान, बंगाल और बिहार अगर नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, उनको इसको तत्काल सुधारना चाहिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट एक सेक्युलर एक्ट है, पॉक्सो एक्ट एक सेक्युलर और जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर आप यहाँ पे बच्चों की शादी का अनुपात बता रही हैं तो आपको NFHS में आगे जाके ये भी देखना चाहिए कि कुपोषित बच्चे और बच्चों की मृत्यु दर भी ज़्यादा है। जिन राज्यों में बाल विवाह की दर ज़्यादा है वहाँ पे बच्चों की मृत्यु की दर भी ज़्यादा है। क्या नवजातों को मरते हुए देखना किसी प्रकार के अपीसमेंट को बढ़ावा देने की तरफ ले जाना है हमको? बिल्कुल इस तरीके की बेतुकी और अतार्किक बातों की एक लोकतांत्रिक और सेक्युलर कंट्री में कम से कम जगह नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि देश संविधान से चले, विधान से चले। भारत की संसद ने जो कानून बनाए हैं उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और सभी राज्यों को इसका पालन करना चाहिए। प्रियंक कानंगो, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने। लेट्स ओपन अप द डिबेट।